Hello friends, hope you are doing very well. My name is Sasi Sekhar and today we will analyze the Hindu newspaper. Today is 1st April 2024 and we will analyze this the Hindu newspaper in Hindi. आज के जो टॉपिक है उसमें पहला जो टॉपिक है वो कच्चा तीऊ आइलैंड के बारे में है। अभी रिसेंटली पॉलिटिकल रीजन की वजह से अभी ये चर्चा में है। इसका हम यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ये टॉपिक कैसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो टॉपिक है वो वाटर क्राइसिस के बारे में है। साउथ इंडियन रीजन में जो वाटर क्राइसिस है उसके रिलेटेड ये आर्टिकल है। और तीसरा आर्टिकल जो है वो क्लाइमेट चेंज की डेटा कलेक्शन के ऊपर है कि कैसे वार की वजह से साइंटिस्ट अच्छे से डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वार के ऊपर। एक एक करके हम आर्टिकल को एनालाइज करते हैं। पहला आर्टिकल जो है कच्चा तीऊ आइलैंड के बारे में है। एक आरटीआई के हिसाब से बताया गया है कि इंडिया ने कच्चा तीऊ आइलैंड को ट्रांसफ़र कर दिया था श्रीलंका को 1974 में। हमारे लिए ये पॉलिटिकल एंगल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये जानना होगा कि इसका यूपीएससी के एग्ज़ाम में कैसे इम्पोर्टेंट है। कच्चा तीऊ आइलैंड जो है वो पार्क स्ट्रीट में स्थित है। पार्क स्ट्रीट ये वाला हिस्सा है और यहाँ पे कच्चा तीऊ आइलैंड है। ये रामेश्वरम से 14 नॉटिकल माइल्स है। 14 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल में जो है 1.852 किलोमीटर होता है। तो ये कच्चा तीऊ आइलैंड कैसे फॉर्म हुआ है? ये वोल्केनिक इरप्शन के वजह से, ज्वालामुखी के फटने से हुआ है 14th सेंचुरी में। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से इंडिया ने श्रीलंका को आइलैंड दे दिया था। 1974 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने और श्रीलंका के आर.डी. भंडार नायके ने साइन किया था एक एग्रीमेंट, जिसमें रिकॉग्नाइज़ किया गया था कि कच्चा तीऊ आइलैंड जो है वो श्रीलंका का पार्ट होगा। इससे ऑनरशिप चेंज हो गई, लेकिन ये अरेंजमेंट इंडिया के लिए भी कुछ हेल्पफुल था, जैसे कि अलाउ करता था कि इंडिया के जो फिशरमैन हैं वो इस आइलैंड के पास में जाके मछली पकड़ सकते हैं और ड्राई नेट का यूज कर सकते हैं। और इंडियन जो पिलग्रिम्स हैं, अगर वो क्रिश्चियन हैं, अगर वो क्रिश्चियनिटी में आस्था रखते हैं, तो इस आइलैंड में जाके कैथोलिक श्राइन में वर्शिप कर सकते हैं। 1976 में ये एक और एग्रीमेंट हुआ था जिसमें दोनों पार्टी एग्री हुए थे कि जो नेविगेशन राइट्स हैं वो इस टेरिटोरियल सी से होके जाएगा और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है EEZ उसको एक लॉ के द्वारा लाइन में बना दिया गया था, जो रेगुलेट होता है इंटरनेशनल लॉ से भी, और ये इस्टेब्लिश करता है इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री श्रीलंका और इंडिया के बीच में। लेकिन इसमें तमिलनाडु स्टेट असेंबली का कोई कंसल्टेशन नहीं था। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो है, इससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल बाउंड्री के ईस्ट में ये कच्चा तीऊ आइलैंड अब स्थित है। इससे क्या होता है कि अब इंडिया के जो फिशरमैन हैं वो अगर यहाँ पर मछली पकड़ने जाते हैं तो श्रीलंका का परमिशन ज़रूरी है। इससे एक डिस्प्यूट भी क्रिएट हो गया, जो बाद में इंडिया और श्रीलंका के बीच में अक्सर देखने को मिलता है। ये इतना ही इम्पोर्टेंट था ये, और ये खासकर प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद दूसरा आर्टिकल देखते हैं। दूसरा आर्टिकल जो है वो वाटर क्राइसिस के ऊपर है। सेंट्रल वाटर कमीशन का एक डेटा को एनालाइज करके पता किया गया है कि इस बार जो है जो होल्डिंग कैपेसिटी है वाटर का वो सिर्फ 23% तक ही भर पाएगा, और ये लगभग 9% जो है वो कम है पिछले 10 साल की तुलना में। इसको ढेर सारे पॉइंट दे रखे हैं कि कैसे इसका रीज़न क्या है। उसको मैंने पॉइंट वाइज बना के नेक्स्ट पेज पे रखा है, उस पर देखते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन का जो डेटा है उसके हिसाब से केवल 23% जो है साउथ इंडिया का जो रिजर्वर है वो फिल हो पाएगा, और इसी डेटा के हिसाब से 9% पॉइंट जो है ये लोअर है
डिकेडल एवरेज की तुलना में, जो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि इस बार जो डिजास्टर है वो सर्टेन है और कुछ ज़्यादा ही हैवी तरीके से आएगा। लास्ट टाइम जो है साउथ इंडिया में एक्सपीरियंस किया था वाटर क्राइसिस, वाटर शॉर्टेज जब एक्सपीरियंस किया था साउथ इंडिया समर में, वो 2017 था। इस साल क्राइसिस जो हुआ था सेम लोकेशन पे हुआ था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये और भी उस तरीके से होगा। इसके ढेर सारे रीजन हैं। एक तो मानसून के ऊपर जो इम्पेक्ट है वो मल्टीपल वेरिएबल की वजह से है। उसमें अल नीनो का अकरेंस जो है वो भी शामिल है और जो ये ज़्यादा ही इरेगुलर है। इस बार अल नीनो कुछ ज़्यादा ही इरेगुलर है। हमें पता है कि अल नीनो जो है इंडो पैसिफिक में होने वाला एक फिनोमिना है जिसमें बारिश जो होता है वो साउथ अमेरिका के कोस्ट पे होता है और हमारे वाले एरिया में इंडियन कोस्ट जो है इंडियन ओशन के कोस्ट पे बारिश नहीं होती है। दूसरा जो रीजन बताया गया है इस बार के वाटर क्राइसिस के लिए, उसमें दिखाया गया है कि 2023 जो है 2023 वो जो है सबसे वार्मेस्ट ईयर था रिकॉर्ड पे और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 भी बहुत ही ज़्यादा ओर्स होगा। एक यूके का जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस की टीम है उसने प्रेडिक्ट किया है कि 93% चांस है कि 2026 तक जो ये रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा वार्मेस्ट ईयर का। फिर उसके बाद एक और वाटर क्राइसिस और का रीजन बताया गया है कि इस बार जो है लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो लोकसभा के इलेक्शन में ढेर सारे लोग बाहर निकलेंगे इस समर वोट करने के लिए। तो वो बाहर जो है उनको धूप लगेगा, सन बर्न होगा, उसकी वजह से वाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये भी एक रीज़न है कि इस साल वाटर क्राइसिस हो सकता है और ये कैटास्ट्रोफ जो है, ये फेलियर जो है फिर भी कुछ पॉलिसी की वजह से, फोरकास्टिंग की वजह से इम्प्रूव कर गया है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो प्रिपेयरनेस है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो इम्प्रूव नहीं किया है। हालांकि डेटा कलेक्शन तो इम्प्रूव कर गया है लेकिन उससे लड़ने की क्षमता जो है, मिटिगेशन और एडेप्टेशन, ये दो चीज़ें होती हैं। मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, ये दो चीज़ें होती हैं जो हमें किसी भी क्राइसिस से बचने में हेल्पफुल होती है। ये इस दोनों पे हम ग्राउंड लेवल पे फेलियर है एज पर एडिटोरियल। फिर उसके बाद दूसरा जो इशू है जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस देखने को मिल सकती है वो है अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ। अर्बन ग्रोथ जो है जैसे टीयर 1 सिटी होते हैं, टीयर 2 होते हैं, फिर उसके बाद एग्लोमेरेशन होता है, ये जो है अनप्लान्ड है। उसके पास जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज इरिगेशन में या फिर किसी हाउसहोल्ड वर्क में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का यूज किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसके रिचार्ज करने की जितनी कैपेसिटी होती है और एक्सट्रैक्शन जो है, एक्सट्रैक्शन ज़्यादा है रिचार्ज होने की कैपेसिटी से, इससे भी वाटर क्राइसिस इंक्रीज किया है रिसेंट ईयर्स में। और वाटर री यूज एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही कम है। जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट इंडिया में न के बराबर है। न के बराबर मतलब कि हमारी कैपेसिटी जो है वेरी लो है इन द कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज, मेनली डेवलप्ड कंट्रीज। और जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है इनसफिशिएंट है वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए। जैसे कि प्राइमरी इरिगेशन मैनेजमेंट होता है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, या फिर वाटर पंचायत, इस तरीके के जो डेवलपमेंट है वो सारे एरिया में इक्वल तरीके से नहीं है। और जो वाटर शेड का रीजन है, वाटर शेड वो रीजन होता है जहाँ पे हम वाटर कलेक्ट करते हैं डिफरेंट एरिया से और एक जोन से इस वाटर को पास करते हैं। इस पे इंक्रोचमेंट हो गया है या फिर ये धीरे धीरे ख़राब होते जा रहे हैं जिसकी वजह से भी वाटर क्राइसिस इंक्रीज किया है। क्लाइमेट चेंज जो है वो इम्पोज करता है ग्रेटर कॉस्ट, ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। कहाँ पे? मेनली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। इंडिया, जैसे कि इंडिया क्या है? लो मिडिल इनकम कंट्री है एज पर वर्ल्ड बैंक डेटा। इससे ज़्यादा फेलियर देखने को मिलता है। ये फिनोमिना जो है क्लाइमेट चेंज का, ये
वेदर को इवेंट को धीरे धीरे इवोल्व करता है और ये अफेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से वेदर आते रहते हैं। जैसे कि ये इरेगुलर हो जाता है, फिर उसके बाद किसी टाइम पीरियड में ज़्यादा ही कैटास्ट्रोफिक वेदर देखने को मिलेगा और किसी समय ये ज़्यादा ही सही दिखेगा वेदर। फिर उसके बाद दो इवेंट जो होते हैं, ड्रॉट एंड डिजीज आउटब्रेक, इस इरेगुलरिटी की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से दो कॉमन फिनोमेना देखने को मिलता है। एक तो ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, और दूसरा डिजीज, कोई भी डिजीज आउटब्रेक कर जाता है। इससे ज़्यादा चांस है कि ये दोनों मिलके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को और ख़राब कर देंगे, खासकर किसके लिए, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए, जिनके पास लो इनकम है, हेल्थ फैसिलिटी एक्सेस करने के लिए पैसे नहीं है, उनको ये ज़्यादा नुकसानदेह है। फिर उसके बाद इस वाटर क्राइसिस से कोई भी हमारा जो क्राइसिस है, या तो राइट को ख़त्म करता है या फिर फैक्टर जो है वो दूसरे पे इम्पैक्ट डालता है। और इस रीजन, किसी भी रीजन का जो वाटर स्टेटस है वो साल दर साल और भी ख़राब होता जा रहा है। इसके पीछे रीज़न है कम बारिश का होना है। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने हमेशा इग्नोर ही किया है और कुछ नहीं सीखा है वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट जो है, जैसे कि इनसफिशिएंट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और इंक्रोचमेंट ऑफ द वाटर शेड एरिया, वाटर यूज एफिशिएंसी, ये जो है हमसे रिलेटेड है। जैसे कि एज ए कम्युनिटी हमें वाटर रिसोर्स को मैनेज करना चाहिए, ये भी एक रीज़न है जिसको इस आर्टिकल के राइटर ने इग्नोर किया है। और हमें ये भी समझना होगा कि एडिशनल नॉलेज जो है गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन जो देखते हैं करेंट और नियर फ्यूचर क्राइसिस को क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो बताता है कि रसिया का जो इन्वेजन है किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, उसने साइंटिफिक एबिलिटी जो है डेटा कलेक्शन का, खासकर क्लाइमेट चेंज के ऊपर डेटा कलेक्शन का, उसको इम्पेयर्ड कर दिया है। इसी के बारे में ये आर्टिकल बताता है कि कैसे रसिया को बाहर रखने से या फिर विदाउट रसिया कैसे डेटा कलेक्शन जो है वो सही नहीं है, वो एक इनएक्यूरेट क्वालिटी दर्शाता है। फिर उसके बाद जो हिडन डिफरेंस है इस वार की वजह से, उसके बारे में बताया गया है। उसको मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ह्यूमन का जो एक्शन है वो वर्ल्ड को ग्रेजुअली वार्म कर रहा है, और ख़ासकर वार की वजह से जो एक और ह्यूमन फिनोमिना है, वार एक ह्यूमन फिनोमिना बताया गया है यहाँ पे, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और तेज़ी से बढ़ रहा है और टेम्परेचर जो है राइज कर रहा है ग्लोबली। लेकिन आर्कटिक के अंदर जो है टेम्परेचर राइज और भी तेज़ी से हो रहा है। एक स्टडी का डेटा बताता है कि आर्कटिक में जो वार्मिंग हो रही है वो 4x से हो रहा है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द प्लेनेट। अगर अर्थ प्लेनेट का एवरेज ग्लोबल वार्मिंग x है तो आर्कटिक रीजन का 4x है। इसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है कि आर्कटिक वाले रीजन में जो परमाफ्रोस्ट हैं, जो सॉइल जो जमे रहते हैं, जिससे वहाँ पे एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, उसे नुकसान हो रहा है मेल्टिंग की वजह से। और जो आर्कटिक के आइस हैं उनके मेल्टिंग होने से वहाँ पे सी लेवल राइज हो जा रहा है। ये दोनों ही डिजास्टरस फिनोमिना है, किसके लिए, वहाँ के लोकल इकोसिस्टम के लिए एंड इन्वायरमेंट के लिए। कोलाबोरेशन के कोलैप्स होने से क्या नुकसान हुआ है इसके बारे में देखते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर टेरेस्ट्रियल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इन आर्कटिक यानी कि इंटरेक्ट। ये कनेक्ट करता है आर्कटिक रिसर्च स्टेशंस को और ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है इन्वायरमेंट कंडीशन को वेरियस कंट्रीज इन द रीजन। आर्कटिक वाले रीजन में जो भी कंट्री हैं उनके इन्वायरमेंट कंडीशन को मॉनिटर कौन करता है, इंटरेक्ट करता है। रसिया जो है इसका इंटरेक्ट का मोर देन हाफ एरिया कवर करता है। लेकिन जब से यूक्रेन के हमले की वजह से वेस्टर्न साइंटिस्ट जो है वो डेटा जो है रसिया के फील्ड स्टेशन से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ग्लोबल कॉरपोरेशन जो है रसिया के साथ वो भी क्रम्बल हो गया है
ढीला पड़ गया है इन्वेशन की वजह से, और साइंटिस्ट जो हैं रसिया के बाहर जो प्रीवियसली ट्रेवल कर पा रहे थे फील्ड साइट पे जाके, रसिया के फील्ड साइट पे इजीली ट्रेवल कर पा रहे थे, अब वो डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रसिया अलाउ नहीं कर रहा है। इसकी वजह से क्लाइमेट प्रोग्राम जो यूरोप के द्वारा फंड किया जा रहा था वो ऑफिशियली इंगेज नहीं हो पा रहा है रसिया के पार्टनर के द्वारा। इस तरीके के इनविजिबल वॉल से हमें डील करना होगा क्योंकि इसकी वजह से कोई डेटा फ्लो नहीं हो पा रहा है। ये एक हिडन डिफरेंस दिखाया गया है डेटा कलेक्शन में। जो रिसर्चर एम्प्लॉयड हैं ब्राइट रिसर्चर ने, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिप्लॉय किया है अर्थ सिस्टम मॉडल को कि ताकि वो इकोसिस्टम को अच्छी तरीके से समझ सके आर्कटिक रीजन में। और ये कॉन्सेंट्रेट करता है, अर्थ सिस्टम मॉडल जो है कॉन्सेंट्रेट करता है 8 इसेंशियल वेरिएबल्स के ऊपर आर्कटिक इकोसिस्टम के, जैसे कि टेम्परेचर, वेजिटेशन, प्रेसिपिटेशन, स्नो डेप्थ। इसके अलावा अर्थ सिस्टम मॉडल जो है फुल्ली कनेक्टेड है क्लाइमेट से, लैंड से, ओशन कॉम्पिटेशनल मॉडल से, जिससे ग्लोबल डेटा प्रोड्यूस होता है। ये मेथड इम्प्लॉय करता है कि हम पर स्टडी कर सकें सेम तरीके से जैसे यूनाइटेड नेशन का इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो एनालाइज करता है वर्ल्ड में होने वाले क्लाइमेट चेंज के चेंजिंग के ऊपर। इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? पहला डिफरेंस ये आ रहा है कि रिसर्चर जो यूटिलाइज करते हैं ये मॉडल को, वो डिटरमाइन करता है कि इंटरेक्ट स्टेशन जो एक्रॉस आर्कटिक है रसिया के इंक्लूड करके, वो पोटेंशियली डेटा जो कलेक्ट कर रहा है टिपिकली आर्कटिक रीजन में करता है। और ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं 94 इंटरेक्ट जो साइट है उसमें से 60 के ऊपर, लेकिन उन्होंने पाया कि 59 डिग्री जो नॉर्थ लेटीट्यूड है उसको ही डेटा कलेक्ट पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि वो मॉनिटर कर पा रहे हैं एक्रॉस आर्कटिक, वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, यानी कि वो एक्यूरेट डेटा को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो कंपेयर किया जा रहा है, जब इंटरेक्ट स्टेशन डेटा को पैन अफ्रीकन डेटा से एट इकोसिस्टम से जो डेटा कलेक्ट हो रहा है तो उसमें डिस्क्रिपेंसी दिखी जा रही है इंटरेक्ट साइट के ऊपर। और ये इससे क्या क्रिएट हो रहा है कि ये डिस्क्रिपेंसी की वजह से बायसनेस क्रिएट हो जा रहा है आर्कटिक इकोसिस्टम के कंडीशन को समझने में प्रेजेंट तौर तरीके पे। और रसिया के एक्सक्लूड करने से क्या प्रॉब्लम आ रहा है? इंटरेक्ट साइट जो है वो लोकेटेड है वार्मर एंड वेटर पोर्शन ऑफ द आर्कटिक रीजन में, एज वेल एज द प्लेस लोअर बायस एंड सॉइल कार्बन, ठीक, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है बायसनेस। रसिया के जो 17 स्टेशन है साइबेरिया में थे जो ओमिट कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से डिस्पैरिटीज क्रिएट हो रही है। रसिया के न इंक्लूड करने का ये बायसनेस है किसके ऊपर? डेटा कलेक्शन में। इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि जो डेटा कलेक्शन है और भी ज़्यादा अनएक्यूरेट हो जा रहा है। रिसर्चर ने यूटिलाइज किया है अर्थ सिस्टम मॉडल को जब यूटिलाइज किया तो वो एंटिसिपेट कर पा रहे थे स्टेट ऑफ द इकोसिस्टम वेरिएबल इन 2100, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट में बायसनेस की वजह से इकोसिस्टम में जो वेरिएबल आ रहा है वो रसिया के डेटा के एलिमिनेशन की वजह से आ रहा है, जिससे पता चलता है कि हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहे हैं 80 साल के क्लाइमेट चेंज के डेटा को। इस बायसनेस को कैसे काउंटर किया जा सकता है, इसके बारे में एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर लोपेज ब्लैंको, वो बताते हैं कि हमारी एबिलिटी जो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी को, उसके लिए हमें प्रॉपरली मिटिगेट करना होगा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज को। रसिया का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव हमारे पास है शॉर्ट टाइम के लिए, जब तक कि वार ख़त्म ना हो जाए। और ये अल्टरनेटिव तरीका क्या है कि हम आर्कटिक रीजन जो है, अदर आर्कटिक रीजन जो सिमिलर है इसी के इन्वायरमेंट के, साइबेरिया के इन्वायरमेंट के, जैसे कि नॉर्थ स्कैंडिनेविया कंट्री या फिर कनाडा, वहाँ से डेटा कलेक्ट करें और उस डेटा कलेक्शन को हम पार्शियली ऑफसेट कर सकें बायसनेस से। जो बायसनेस आ रहा है डेटा में उसको नेगलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज रिसर्च फील्ड से डेटा है वो शेयर डेटा होना चाहिए ताकि हम मिल के काम कर सकें, साइंटिस्ट के हिसाब से करना है।
और जो ग्रेटर स्टेशन कॉरपोरेशन है और सेंसर का स्टैंडर्डाइजेशन है और टेक्निक है और ज़्यादा से ज़्यादा ओपन सोर्स डेटा का शेयरिंग है, उसको बढ़ाने की बात कही गई है। ओपन सोर्स डेटा है वो होता है जिस डेटा को हम किसी वेबसाइट या फिर डॉक्यूमेंट से निकाल के एनालाइज कर सकें और उससे जो आउटकम आ रहा है उसको समझ सकें। ये सारे फैक्टर बहुत ही क्रिटिकल है ताकि हम समझ सकें आर्कटिक कंडीशन को और फ्यूचर में होने वाले चेंज से लड़ने के लिए प्रिपेयर हो सकें। इसके लिए और क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि हमें जो डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसर्च स्टेशन है उसको स्पेशल वेरिएबल डेटा के ऊपर इम्पोर्टेंस देना चाहिए। फिर उसके बाद ये अप्रोच जो है बायसनेस को कम करेगा क्लाइमेट डेटा कलेक्शन में, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं प्रोटोकॉल के ऊपर जो इंश्योर कर सके कंटिन्यूअस क्लाइमेट शेयरिंग डेटा, खासकर क्रिटिकल साइंटिफिक डेटा है जो उसके ऊपर, जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट के समय या फिर के समय कम किया जा सके। क्योंकि जो भी कंट्री है जो एड्रेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फिर उसके बाद जो चैलेंज फेस किया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा आर्कटिक रीजन में, उसको भी हार्श कंडीशन की वजह से इनकाउंटर किया जा सके विद पोलर बियर से। फिर उसके बाद साइंटिफिक जो डेटा कलेक्शन है और इकोसिस्टम को समझने के जो प्रोसेस है उसको एक्सटर्नल चैलेंज से एक नेगलेक्ट करने की बात की गई है। और जो इम्पेक्ट पड़ रहा है एक्सटर्नल फैक्टर का, जैसे कि वार और साइंटिफिक स्टडी के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि वार का, उसको कम से कम मिनिमाइज करने की बात की गई है, उसे मिनिमाइज करने की बात की है ताकि हम स्ट्रेस दे सकें कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ सके, डेटा शेयरिंग क्लाइमेट चेंज में बढ़ सके और हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकें। ये थे आज के टॉपिक, ये मेरे बारे में है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे मुझसे इस चैनल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए या मेंटरशिप चाहिए तो लिंक्ड ट्री पे आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे मुझे इस पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।